क्या ये सच में किसी की भी जान ले सकता है? बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है पेशेंट, हद से ज़्यादा डिप्रेशन में है, तब कुछ भी हो सकता है उसका। आप चाहे अपने ऑफिस में हैं चाहे अपने घर में हैं, कभी भी किसी को कभी भी सिम्टम्स आ सकते हैं। ये कभी भी हो सकता है, ये रात को सोते समय भी हो सकता है, क्योंकि अगर शुगर लेवल बढ़ा है तो वो हो सकता है। आप कह रहे हैं कि ब्रेन स्ट्रोक एक बीमारी है, पैरालिसिस एक इफेक्ट है। ओके। ब्रेन स्ट्रोक कारण है पैरालिसिस, मतलब बॉडी को अपाहिज बनाने का, अपंग बनाने का, जिसको हम लकवा, अधरंग, पक्षाघात बहुत कुछ बोलते हैं। लेकिन जैसे ही भगवान का दिया, आयुर्वेद का दिया खाना हम वो खाते हैं, जो प्लांट बेस्ड है, जब वो खाते हैं तो हम हष्ट पुष्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर गोल्डन पीरियड में पेशेंट आ जाए तो वो पूरे का पूरा 100% ठीक हो सकता है। लेकिन वो जो डाइट आयुर्वेदिक औषधि है वो टाइम पे ले ले। सर, हम देखते हैं कि जैसे बीपी की प्रॉब्लम हो गई या शुगर की प्रॉब्लम हो गई, अगर पेरेंट्स को है तो बच्चों में बहुत जल्दी हेरिडिटी वो आ जाती है। तो ब्रेन स्ट्रोक और पैरालिसिस के केस में भी ऐसे होता है, अगर फैमिली हिस्ट्री है उनके परिवार में तो बच्चों को होने का ज़्यादा खतरा है। बिल्कुल बच्चों को ये हो सकता है, लेकिन आप मानेंगे नहीं, मैं इतना उस वक्त प्रभावित हुआ उस बात से कि ये क्या इतना ट्रीटमेंट इफेक्टिव है। तो उस वक्त ही मैंने सोचा था कि यही काम करना है। आज हम एक ऐसे रोग के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसका जिक्र हम नहीं करते, पर यह रोग किसी भी वक्त किसी की भी जान ले सकता है। वह है ब्रेन स्ट्रोक और उससे होने वाला पैरालिसिस। आज इस पॉडकास्ट को हमारे व्यूअर्स को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि इस पॉडकास्ट में दी गई इंफॉर्मेशन किसी की भी जिंदगी बचा सकती है। ब्रेन स्ट्रोक और उससे होने वाले पैरालिसिस की डिटेल जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर दर्शन आयुर्वेदा के MD आयुर्वेद जीवन दर्शन। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, क्या ये सच में किसी की भी जान ले सकता है? बिल्कुल, ये रोग ऐसा है कि इस रोग के अलग अलग कारण हैं। अब अगर कोई कारण बहुत बड़ा है, कई बार मानसिक आघात, जैसे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है पेशेंट, हद से ज़्यादा डिप्रेशन में है, तब कुछ भी हो सकता है। उसके ब्रेन में कोई भी जो प्रक्रिया वो डेवलप हो सकती है। या कोई पेशेंट अगर बहुत ज़्यादा शुगर लेवल बढ़ गया उसका, तब भी कोई क्लॉट डेवलप हो सकता है। बहुत सारा अगर बहुत ज़्यादा उसको ब्लड प्रेशर उसका हाई हो गया, तो उसके हाई ब्लड प्रेशर होने से उसकी जो ब्रेन की जो नस है वो फट सकती है, ब्लीड हो सकता है, वहाँ से उसकी जान जा सकती है। तो हमें हर वक्त अलर्ट रहना चाहिए इस रोग को लेकर? नहीं, जो रोग के कारण है हमें कारणों की तरफ ध्यान देना चाहिए। कोई भी जैसे रोग है, जैसे ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर है, या बहुत ज़्यादा किसी को अवसाद की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा डिप्रेशन, हाँ डिप्रेशन, हद से ज़्यादा वो सोच रहा है, तब ये उसके कारण जो पैरामीटर्स बिगड़ते हैं बॉडी के, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर तब भी बढ़ सकता है बहुत ज़्यादा, शुगर लेवल तब भी बढ़ सकता है बहुत ज़्यादा। तो इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो ये एक ऐसा रोग है कि आप चाहे अपने ऑफिस में हैं चाहे अपने घर में हैं, कभी भी किसी को कभी भी सिम्टम्स आ सकते हैं। तो ऐसे कौन से सिम्टम्स है जो कि एक पर्सन को अलर्ट हो जाना चाहिए कि ये मुझे स्ट्रोक हो रहा है या हो सकता है? ये कभी भी हो सकता है, ये रात को सोते समय भी हो सकता है, क्योंकि अगर शुगर लेवल बढ़ा है तो वो हो सकता है। लेकिन जागते हुए जो सिम्टम्स हैं, जब हम जाग रहे हैं, जब हम बिल्कुल अपना कार्य कर रहे हैं, या हम अपने कार्य क्षेत्र में या घर में हैं, तो हमें कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जैसे एकदम से सुन्नपन आ जाए, या एकदम से लगे कि एक हिस्सा हैवी हो रहा है, या एक तरफ हमें लगे कि वीकनेस फील हो रही है। ऐसे सिम्टम्स अगर आए, या कंपन हो रहा है, एक तरफ कंपन कई बार होता है, एक तरफ एक साइड पे कंपन हो रहा है, एक तरफ बहुत ज़्यादा खींच पड़ रही है पेशेंट को, या उसको ऐसा लग रहा है मेरा सुन्न हो गया बिल्कुल एक हिस्सा, या कोई भी बॉडी का पार्ट। क्योंकि ये पैरालिसिस ये नहीं है कि एक हिस्से में हो सकता है, ये किसी भी पार्ट को वो पैरालाइज्ड कर सकता है बॉडी के। अगर ब्रेन में जो क्लॉट बनता है वो देखा जाता है कि उसकी पोजीशन वो कहाँ पे बना, वो जो उससे रिलेटेड शरीर का हिस्सा है, जब पार्ट है, वो उसको जाके प्रभावित कर सकता है और वहाँ पैरालिसिस हो सकता है। तो आप कह रहे हैं कि ब्रेन स्ट्रोक एक बीमारी है, पैरालिसिस एक इफेक्ट है। पैरालिसिस बाद में होता है ब्रेन स्ट्रोक के बाद। तो क्या मैंने सही बोला या आप करेक्ट करना ब्रेन चाहिए? स्ट्रोक उसका कारण है और ब्रेन स्ट्रोक के पीछे कारण है। ओके। ब्रेन स्ट्रोक कारण है पैरालिसिस, मतलब बॉडी को अपाहिज बनाने का, अपंग बनाने का, जिसको हम लकवा, अधरंग, पक्षाघात
बहुत कुछ बोलते हैं, फालिज बोलते हैं। तो ये एक लक्षण है कि बॉडी इससे प्रभावित हो चुकी है। लेकिन उसके पीछे है ब्रेन स्ट्रोक। ब्रेन स्ट्रोक के भी दो तरह से होता है, हेमरेजिक, नॉन हेमरेजिक। मतलब नस फट सकती है, नस में क्लॉट आ सकता है। फिर उसके पीछे कारण है ब्लड प्रेशर, शुगर, या मैंने बोला कोई मानसिक आघात या कोई एक्सीडेंट, कुछ भी हो सकता है। कोई चोट लगने से भी हो सकता है, जैसे एक्सीडेंट मैंने बोला। जी। तो ये इसके पीछे वाले वो कारण है। तो सिम्टम्स आपने जैसे बताए अभी, तो कैसे पता लगे कि हेमरेजिक अटैक है या नॉन हेमरेजिक अटैक है, या हमें हॉस्पिटल में रोगी को लेके जाना चाहिए कि नहीं लेके जाना चाहिए? देखिए, अगर पेशेंट स्ट्रोक होते ही बेहोश हो गया, हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ेगा। अगर पेशेंट को बेहोश नहीं हुआ, वो अगर वो कॉन्शियस है, तो आप उसका सीटी स्कैन करवा सकते हैं, एमआरआई स्कैन करवा सकते हैं, उसका बीपी, शुगर सब जांच होना चाहिए। आपको सबसे पहले हॉस्पिटल, जो भी पास में नियर बाई हॉस्पिटल हो, वहाँ ले जाना चाहिए। सर, आप एक रोगी को अपने ओपीडी में समय की इम्पोर्टेंस के बारे में बता रहे थे। काफ़ी अच्छी फैमिली से वो पेशेंट था, और वो अपने साथ बैठे पेशेंट से ये डिस्कशन कर रहा था, जो मैंने सुना, कि अब तो समय निकल चुका है, अब पता नहीं ये ठीक हो कि ना हो। तो हमारे व्यूअर्स को बताइए कि समय की क्या इम्पोर्टेंस है इस रोग में? देखिए, समय का बहुत ज़्यादा रोल है इसमें। समय की ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसमें। ये रोग ऐसा है, अगर आप तुरंत आ जाएं चिकित्सक के पास, तुरंत आपने बीपी को कंट्रोल कर लिया, तुरंत उसने शुगर को कंट्रोल कर लिया। अगर हेमरेज हो रहा है तो वो ब्लड प्रेशर अगर हाई है, तो उसको अगर वो उच्च रक्तचाप को अगर वो कंट्रोल नहीं करेगा, तो हेमरेज होता रहेगा, पेशेंट की जान जा सकती है। तो मेन है कि चिकित्सक के पास जाना। उसके बाद वो जो कारण है, उन कारणों को वहाँ पे कंट्रोल करना। एक वर्ड सुना था मैंने, गोल्डन पीरियड के बारे में आप बता रहे थे, तो आप थोड़ा एलैबोरेट करेंगे, क्या होता है गोल्डन पीरियड? ये एक 3 महीने का ऐसा पीरियड है कि अगर उस 3 महीने में पूरी कायनात पेशेंट को ठीक करने में लगी रहती है। अच्छा। मतलब जो नेचर है वो उसको ठीक करने में लगा रहता है। अगर उस वक्त पेशेंट को सही औषधि मिल जाए, औषधि का मतलब कि ब्रेन स्ट्रोक जो हो गया वो तो हो गया, कारण भी डेवलप हो गया था वहाँ पे। अब जिस कारण से वहाँ पे जो ब्रेन का जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सीएनएस है, अगर वहाँ पे वो वीक हो गया, उसके सेल्स वीक हो गए, न्यूरॉन्स वीक हो गए, तो अब उनको ताकत देने का काम है। तो ताकत हम अमूमन सब कहते हैं कि फिजियोथेरेपी करवाओ, वो उसका एक 12% है। आगे जाके इसके बारे में आपसे चर्चा करूँगा। लेकिन मेन है उसको उस पार्ट को ताकत देना। अगर ताकत दे दी, अगर पेशेंट को उस हिस्से को ताकत दे दी हमने, तो वो जो 3 महीने का गोल्डन पीरियड है, पेशेंट पूरा फुल रिकवर कर सकता है। लेकिन अब वो ताकत कैसे हो, ताकत कैसे दे, अभी ताकत के बारे में नहीं पता, उस एनर्जी के बारे में, उस जो डाइट है, वो जो डाइट उस हिस्से को मिलनी चाहिए, अब सबको उसके बारे में पता नहीं है। तो वो आयुर्वेदा में एक डाइट है, जैसे हमारा खाना किचन में हम खाते हैं, वो भी एक आयुर्वेदिक आहार है। सारे हम जैसे ही खाते हैं हम हष्ट पुष्ट रहते हैं, हमें पोषण मिलता है। अगर हम विटामिन की ही टैबलेट्स खा लें सारी, सुबह उठ के एक कटोरी में लेके, और शाम को भी दोपहर को भी, क्या हम जिंदा रह सकते हैं? हम 4 दिन भी जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन जैसे ही भगवान का दिया, आयुर्वेद का दिया खाना हम वो खाते हैं, जो प्लांट बेस्ड है, जब वो खाते हैं तो हम हष्ट पुष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे ही जैसे शरीर का पोषण हमारी किचन में है, ऐसे ही आयुर्वेद हमारे इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं, जब वो डिस्टर्ब होते हैं या वीक होते हैं किसी कारण से भी, तो वो उसकी खुराक हमें मिलती है। जो आयुर्वेदा में जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, ब्रेन के लिए स्पेशल जो प्लांट्स हैं, उनसे वो पोषण मिलता है। अगर हम वो उससे चूक गए, देखो बहुत बड़ी बात है ये, आपने जो प्रश्न किया है इसको ऐसे नहीं लिया जा सकता। कितनी बड़ी चीज़ है ये कि उस खुराक के बारे में सबको नहीं पता, उस मेडिसिन के बारे में, उस औषधि के बारे में सबको नहीं पता, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर पेशेंट वो चूक गया लेने से, तो उसकी सारी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। अगर उसने ले लिया तो 3 महीने में पूरी तरह से ठीक हो सकता है। अगर वो 6 महीने बाद हमारे पास आता है, 8 महीने बाद आता है, तो वो 100%, वैसे तो वो अगर और कहीं ट्रीटमेंट करवाते हैं, हमने देखा है इधर उधर से करवा के आते हैं, तो वो कोई 40% ठीक हुआ होता है, कोई 30% ठीक हुआ होता है। तो जब वो हमारे पास आते हैं तो उनको बोलते हैं कि तुम लेट आए हो, तुम 90, 95 ऐसे हो सकते हो। लेकिन अगर गोल्डन पीरियड में पेशेंट आ जाए तो वो पूरे का पूरा 100% ठीक हो सकता है। लेकिन वो जो डाइट आयुर्वेदिक औषधि है वो टाइम पे ले ले। जी जी।
सर हम देखते हैं कि जैसे बीपी की प्रॉब्लम हो गई या शुगर की प्रॉब्लम हो गई, अगर पेरेंट्स को है तो बच्चों में बहुत जल्दी हेरिडिटी वो आ जाती है। तो ब्रेन स्ट्रोक और पैरालिसिस के केस में भी ऐसे होता है, अगर फैमिली हिस्ट्री है उनके परिवार में तो बच्चों को होने का ज़्यादा खतरा है। बिल्कुल बच्चों को ये हो सकता है, लेकिन यहाँ ये देखना ज़रूरी है कि उसको उसके जो पेरेंट्स थे या बड़े थे, बुज़ुर्ग थे, उनको उच्च रक्तचाप की प्रॉब्लम थी, हाई ब्लड प्रेशर की या ब्लड शुगर की। अगर वो भी है, वो था, तो उनको वो भी होने की संभावना है आगे, तो उनको ध्यान रखना पड़ेगा। ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। ठीक है सर, ये मिथ है कि ये फैक्ट है कि जो पैरालिसिस है उसकी ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग चलता है? नहीं, अगर पेशेंट गोल्डन पीरियड में आ जाए तो 3 महीने के इलाज से भी ठीक हो सकता है। मतलब मिथ है आप कह रहे हैं? बिल्कुल, मैंने देखा कि 10-10 दिन में पेशेंट पूरे ठीक हो जाते हैं। 10 दिन में? 10 दिन में। कई पेशेंट, एक बार हमारे पिताजी ने मेडिसिन दी, मैं छोटा था उस वक्त। मैं आपसे पूछने वाला था कि कोई ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी बताइए हमारे व्यूअर्स को जिससे कि उनको मोटिवेशन मिले कि वो भी ठीक हो सकते हैं। हाँ, तो वो एक पेशेंट आया, हम स्कूल से आए थे तो क्लिनिक पे चले गए, तो वहाँ देखा कि एक पेशेंट आया, हम खाना लेके आए थे पिताजी का, तो एक पेशेंट आया तो उन्होंने कहा मैं खाता हूँ अभी, रुको, मेडिसिन दी। तो वो ऐसे लेके आए, उसको 2-3 बंदे पकड़ के, उसकी बाजू ऐसे लटकी हुई थी, टांग वो ऐसे चल रहा था, उसको बड़ी मुश्किल से ऐसे घड़ीस के उसको घिसट के चल रहा था ज़मीन से। तो जब मेडिसिन दी तो उसको मेडिसिन देने के बाद लेटा दिया गया। कुछ देर के बाद पिताजी अंदर आए, खाना वाना खाया, तो जब हम बाहर आए रूम से जी, फिर क्लिनिक में हमने साथ में वो रूम था जहाँ पे पेशेंट था, तो वहाँ आए तो वो बैठा हुआ था। पिताजी आए, उन्होंने बोला कि हाँ कैसा है? वो कहता हाँ मैं कुछ, मेरे हाथ में जान आई है। उन्होंने कहा चलो और इसको बाजू को घुमाओ जितना घुमा सकते हो। वो चला, बाजू को घुमाने लग गया। आप मानेंगे नहीं, मैं इतना उस वक्त प्रभावित हुआ उस बात से कि ये क्या इतना ट्रीटमेंट इफ़ेक्टिव है। तो उस वक्त ही मैंने सोचा था कि यही काम करना है, लोगों को ठीक करना है, ऐसे ही ठीक करना है, आगे भी ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। एक और मैं बताता हूँ, यहाँ पे जब हम जलंधर में आए तो हमारे जो वहाँ पे अभी भी घर है उनका, वहाँ एक जिंदा रोड है, वहाँ पे आटा चक्की थी, हम वहाँ से आटा पिसवाते थे। तो जब हम उस टाइम आटा भी पिसवाते थे, मैं लेके जाता था, तो मैं गया तो मैंने उनको बोला, उसकी वाइफ थी, वो कहती वो तो उनको वो बीमार हैं। तो ऐसे ही मैं चला गया, घर चला गया। उसके बाद पिताजी मेरे साथ आए कि पता नहीं क्यों नहीं है करवा के आया या क्यों नहीं तुलवा के आया उसको, गेहूं को। तो जब हम आए तो उन्होंने बोला कि उनको पैरालिसिस हो गया। पिताजी ने उसको बुलाया, मैं भी साथ में गया, उसको दवाई दी, कहते इसको ऐसे ऐसे करके दे देना। वो दे दिया उसको। फिर 6-7 दिन के बाद मुझे कहते वहाँ से आटा ले आओ जाके। जब मैं लेने गया तो मैं हैरान था कि आटा उसकी वाइफ ने नहीं तोल के दिया, वो उसके जो हस्बैंड था जिसको हुआ था पैरालिसिस, उसने खुद वहाँ से उसको दिया। हाँ, उसका नाम नरेंद्र सिंह था। आज भी उनकी वहाँ पे है शॉप, जिंदा रोड पे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पैरालिसिस जो होता है, पैरालिसिस को टाइम पे अगर हम उसको मेडिसिन दे दें, और लोगों को पता ही नहीं है, मैं तो हैरान हूँ। अच्छा, हम भी इतनी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पाते, और जिनको पता है वो आ जाते हैं जी। और हमें भी लगता है कि ये ठीक है, बहुत है, ज़्यादा उसको क्या करें, इतना ज़्यादा बिजी होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम कर्म की तरफ देखें अपने, ईश्वर ने इतना बड़ा हमें गॉड गिफ्ट दिया है इस ट्रीटमेंट का, हमारे बुज़ुर्गों का आशीर्वाद है, पीढ़ी दर पीढ़ी, ये हमारी 5th, 4th, 5वीं जनरेशन है। तो जब ये दिया है तो मैंने सोचा क्यों ना इसको अभी, इसीलिए हमने लखनऊ में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में, जलंधर में पहले ही था, तो हमने इसको हम फैला रहे हैं कि क्यों ना हम, एक तो जो हमारे डॉक्टर्स हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं, उनको एक जॉब का एक अवसर नया मिल रहा है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो हम हायर कर रहे हैं, तो क्यों ना हम पूरे विश्व में ये चीज़ बताएं लोगों को कि ये जो ट्रीटमेंट है वो इतना इफ़ेक्टिव है कि हम
पूरी दुनिया के जितने भी आगे से लोगों को अगर पैरालिसिस हो तो उनको हम हैंडीकैप होने से बचा सकते हैं। मैं थोड़ा समराइज कर देता हूँ आपने जो भी बताया कि अगर किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो तो सबसे पहले उसको अपने नज़दीकी अस्पताल में जाके ये फिगर आउट करना चाहिए कि वो हेमरेजिक अटैक है कि नॉन हेमरेजिक अटैक है, और अगर वो कॉन्शियस स्थिति में है तो उसको आयुर्वेद की तरफ जल्दी से जल्दी आ जाना चाहिए। क्या मैं सही कह रहा हूँ या बिल्कुल, अगर वो कॉन्शियस है, उसका सिर्फ एक हिस्सा जो है वो डैमेज हुआ है, तो आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास आए। आयुर्वेदिक डॉक्टर उसको वो बीपी शुगर सब चेक कर लेगा, उसको मेडिसिन दे देगा। लेकिन अगर वो बेहोश है तो उसको नियर बाय हॉस्पिटल में जाना चाहिए। वैसे भी वो जा सकता है, क्योंकि सबसे पहले ज़रूरत है ब्लड प्रेशर और शुगर को चेक करवाए। हाँ, वो चीज़ें दोनों कंट्रोल होनी चाहिए। वहाँ पे जाए और वहाँ पे जा कर के वो चेकअप करवाए। उसके बाद अगर उसका हिस्सा नहीं चल रहा तो आयुर्वेद की तरफ आ जाए। ठीक है, अगर बाकी सब ठीक है तो, अगर कॉन्शियस है तो। जी। तो एलोपैथिक डॉक्टर्स ज़्यादातर फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेज देते हैं फिर पेशेंट्स को कि आप इसके सेशंस लेने शुरू कर दीजिए। क्या आयुर्वेद भी सपोर्ट करता है इस ट्रीटमेंट को कि फिजियोथेरेपी ज़रूरी है पैरालिसिस के ट्रीटमेंट में? फिजियोथेरेपी बहुत ज़रूरी है। फिजियोथेरेपी एक पार्ट है ट्रीटमेंट का। ओके। उससे रिकवरी जल्दी आती है, क्योंकि जब पेशेंट अपने हाथ पैर हिलाता है, वो खुद चलाता है उसको, तो सीएनएस एक्टिव होता है उसका, उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ मैसेज जाते हैं। क्योंकि जब वो कोशिश करता है अपने दिमाग से उसको चलाने की, लेकिन चलता नहीं है। वो चलता इसलिए नहीं है कि वहाँ कनेक्शन नहीं होता, वहाँ पे क्लॉट बना रहता है, सेल्स एक्टिव नहीं होते, निर्जीव हो जाती हैं कोशिकाएं, तो वो उसको जो है वो पूरी तरह से उनको ब्रेन उसको चला नहीं पाता। तो फिर क्या है, फिर क्या करे पेशेंट? जी, पेशेंट सबसे पहले, अब एलोपैथिक डॉक्टर तो यही कहते हैं उनके पास, क्योंकि वो डोज नहीं है सीएनएस को एक्टिव करने के लिए, तो वो कहते हैं फिजियोथेरेपी कराओ। अच्छा, पेशेंट भी ये सोचना शुरू कर देता कि मेरे को इतने बड़े डॉक्टर ने, जो इतना बड़ा डॉक्टर है, मैं न्यूरोलॉजिस्ट के पास गया हूँ, जो डीएम है ब्रेन का, जो सर्जन है उसके पास भी गया हूँ, और वो कह रहा है कि फिजियोथेरेपी कराओ, तो फिजियोथेरेपी इसका इलाज है। अब देखिए, बाइबल जिसने पढ़ा है वो बाइबल का उसको ज्ञान है, जिसने कुरान पढ़ा है उसको कुरान का ज्ञान है, जिसने गीता पढ़ी है उसको गीता का ज्ञान है। हम कैसे बाइबल वाले को, बाइबल जिसने पढ़ा है उसको गीता के बारे में हम ज़्यादा प्रश्न नहीं कर सकते कि वो कैसे, वहाँ कैसे हुआ, कैसे ये ज्ञान है, ये नहीं कर सकते, क्योंकि उसने वो ज्ञान नहीं लिया। तो जो ब्रेन का डीएम डॉक्टर है, जो न्यूरोलॉजिस्ट है, जो उसको जितना उसने पढ़ा है उतना ही वो बता पाएगा। उसको पता है मैंने फर्स्ट जो इमरजेंसी थी उसको हैंडल किया, पेशेंट को स्टेबल किया, अब मैं इसको बोलूँ फिजियोथेरेपी करवाए, क्योंकि आयुर्वेद का उसको पता नहीं है, उस स्पेशल डाइट का उसको पता नहीं है जो ब्रेन के सीएनएस को एक्टिव करती है। देखिए, हमारे ग्रंथों में ये क्लियर कट इसका ट्रीटमेंट लिखा है, चाहे वो आयुर्वेदिक सार संग्रह हो, चाहे वो रसतंत्र सार संग्रह हो, चाहे भेषज हो, चाहे वो कितने हमारे ग्रंथ हैं जिनके अंदर इसके बारे में इसका ज्ञान दिया गया है। लेकिन बहुत सारे फार्मूलेशंस होती हैं, लेकिन जो फार्मूलेशंस ठीक हो, तुरंत काम करे, ऐसी फार्मूलेशंस अगर पेशेंट को मिले जो हम देते हैं, वो फिर पेशेंट का टाइम वेस्ट नहीं होता, और समय सबसे ज़्यादा कीमती है। अगर समय निकल गया तो पेशेंट सारी ज़िंदगी के लिए वो हैंडीकैप बन सकता है। तो इसलिए ये जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सर, ट्रीटमेंट कैसे ले सकता है रोगी? क्योंकि हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनके मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी हैंडीकैप्ड होते हैं पैरालिसिस के, तो उनके घर वाले उन रोगी को कई बार लेके आ सकते हैं आपकी क्लिनिक पे, कई बार नहीं लेके आ सकते, तो कैसे ट्रीटमेंट शुरू करवा सकता है रोगी और वो कितना इफेक्टिव होता है? देखिए, अगर पेशेंट का बहुत ईजी मैं आयुर्वेद को बनाना चाहता हूँ जी, कॉम्प्लिकेटेड नहीं कि आप आइए, आप दिखाइए, आपको ये करना पड़ेगा, आपको वो करना पड़ेगा, पेशेंट तो बेचारा 10 किलोमीटर नहीं सफ़र कर सकता। अब हमने एक सुविधा पेशेंट के लिए बनाई है कि बहुत सारे हमारे जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, बहुत सारे सिटीज़ में वो भी इस मेडिसिन को मंगवाने लगे हैं। बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट इस मेडिसिन को मंगवाने लगे हैं, क्योंकि जब डॉक्टर कहता है कि फिजियोथेरेपी करवाओ। सर, एक बार मेडिसिन पे आप बताएंगे कौन सी मेडिसिन की आप चर्चा कर रहे हो, क्या नाम है उस मेडिसिन का? बिल्कुल, मैं मेडिसिन बताता हूँ, लेकिन मेरा थोड़ा सा आंसर रह गया था जी। वो आंसर था कि आपने एक प्रश्न किया था कि फिजियोथेरेपी कितनी इंपॉर्टेंट है। जी। वहाँ पे वो चल रहा था तो उसमें चला गया मेरा वहाँ पे, और कहीं हम निकल गए। तो फिजियोथेरेपी का एक, मैं बताया था कि एक रोल है, लेकिन मेडिसिन का बहुत ज़्यादा रोल है। राइट।
फिजियोथेरेपी के बगैर पेशेंट नहीं रिकवर होते, लेकिन मेडिसिन के बगैर भी रिकवर नहीं होते। मेडिसिन का जो रोल है वो कम से कम 60% है, 20% रोल फिजियोथेरेपी का, 20% रोल सेल्फ एफर्ट्स का है पेशेंट के। तो अगर पेशेंट बिल्कुल कुछ कर ही नहीं रहा और मेडिसिन खा रहा है, समय निकल गया, अगर तो वो गोल्डन पीरियड में आ गया तो मेडिसिन उसको काफ़ी हद तक ठीक कर देगी, कुछ ना करे चाहे। लेकिन अगर पेशेंट समय पर नहीं आया और बाद में ये मेडिसिन ली, फिर उसको फिजियोथेरेपी करनी पड़ेगी, फिर उसको मालिश करनी पड़ेगी, फिर उसको जो सेल्फ एफर्ट्स जो, क्योंकि अभी क्या करता है पेशेंट, उसको पैरालिसिस हुआ, वो चलता है, एक टांग चल रही होती है, एक टांग नहीं चल रही होती, तो वो एक टांग के सारे नहीं चल सकता, तो जोर लगाता है, धीरे धीरे उस जो टांग नहीं चल रही होती वो चलना शुरू कर देती, क्योंकि पेशेंट एफर्ट करता है और उसका CNS एक्टिव होता है, वहाँ पे लिंक क्रिएट होता है एक। अगर मेडिसिन मिल जाए तो वो टांग बहुत जल्दी रिकवर होती है। अच्छा, हाथ के साथ ऐसा नहीं वो कर पाता। हाथ में क्या करता है वो, हाथ में वो जो हाथ चलता है उसी को चलाता है, और जब वो हाथ नहीं चलता, जब वो हाथ एक बार चलाने की कोशिश करता है, वो कहता है ये नहीं चलेगा, रहने दो, वो जो चलता है उसी को चलाता है बार बार, और वो हाथ बेचारा, टांग चल पड़ती है वो जो नहीं चल रही होती, लेकिन उस साइड का हाथ नहीं चलता, कारण उससे वो काम ही नहीं लेता, वो सेल्स ही एक्टिव नहीं होते। अगर मेडिसिन के साथ साथ पेशेंट टांग और बाजू दोनों से, चाहे वो चले या ना चले, अगर काम ले, बार बार काम ले, उसको दिमाग से चलाए, तो दोनों मेडिसिन उसको लिंक को क्रिएट कर देती है उसके साथ, और पेशेंट जो है वो ठीक हो जाता है। तो इसलिए फिजियोथेरेपी के साथ साथ मेडिसिन का बहुत ज़्यादा रोल है। अब दूसरा जो प्रश्न आप कर रहे थे, आप दोबारा से करिए। जी सर, मैं पूछ रहा था कि जो मेडिसिन का आप जिक्र कर रहे हो उसका हमने अभी तक नाम नहीं सुना, तो क्या आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे वो कौन सी मेडिसिन है? देखिए, ऐसे है, हम एक मेडिसिन जो हमारी पेटेंट मेडिसिन है इसके लिए, वो सेल्फ ऑन न्यूरो कैप्सूल्स। ओके। अगर वो पेशेंट ये वाली मेडिसिन अगर वो लेता है, अगर वो पेशेंट चिकित्सकीय देखरेख में लेता है, मतलब किसी भी वैद्य के देखरेख में, किसी डॉक्टर की देखरेख में, तो बहुत उसको लेना इजी है। तो पेशेंट जो है वो अगर हमारे पास नहीं पहुंच पाता किसी कारणवश, उसके घर में परिवार का सदस्य नहीं, एक टेलीफोन कर दे, हम कुरियर द्वारा उसको वहाँ से भेज देंगे। उसके अंदर पूरी विधि, एक वीडियो भी हम उसको भेज सकते हैं कि आप इस तरीके से अपना जो है वो लाइफस्टाइल क्रिएट कीजिए, इस तरीके से आप मालिश करिए, इस तरीके से आप परहेज़ कीजिए। बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल, क्योंकि इसमें करना क्या है, वायु वाली चीज़ें निषेध करनी होती हैं, क्योंकि वात रोग है जी। और दूसरा, हमें इसके साथ, इस मेडिसिन के साथ पेशेंट ने जो दूध है, जो गाय का दूध है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम वो बोलते हैं कि वो दिन में 2-3 बार लीजिए। उसके बाद पेशेंट मालिश करे। मालिश से क्या होता है, मालिश से फ्लेक्सिबिलिटी आती है, मांसपेशियों को ताकत मिलती है, हड्डियों को ताकत मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट होती है। और साथ में अगर वो थोड़ा अंगों को हिलाए, कोई भी किसी के द्वारा जो अंग नहीं चल रहे, जो पार्ट नहीं चल रहा शरीर का, कोई भी परिवार का सदस्य उसको 100 टाइम अंदर बाहर हिला दे। उसके बाद पेशेंट सारा दिन है उसके पास, उसको कोई काम नहीं है, उसने फर्स्ट उसका ये होना चाहिए कि मैंने ठीक होना है, मैंने 3 महीने में ठीक होना है, या टारगेट होना चाहिए उसका कि मैं अगर 3 महीने, वो गोल्डन पीरियड भी निकाल दिया है, तो मैं अगर आगे वाला जो पीरियड है, जो डॉक्टर ने बताया, जो हमारे डॉक्टर बताते हैं, जो मेडिसिन में भी लिखा है, तो वो अगर उस टाइम को विद इन द टाइम कि मैंने ठीक होना है, मैंने ये करना है, अगर ये संकल्प ले, तो पेशेंट उस टाइम पे ठीक हो जाता है। क्योंकि सारा दिन उसने उन अंगों को चलाना है जो नहीं चल रहे। चले या ना चले, हम बोलते हैं हताश निराश नहीं होना। आप मेडिसिन खा रहे हो, आप जो अंग नहीं चल रहे उनको चलाइए। आपका ये मेडिसिन से वहाँ लिंक क्रिएट हो सकता है और बहुत शीघ्र हो सकता है, और पता भी चलता है। पहले बहुत पेशेंट 10 दिन 15 दिन उसको ऐसे लगता है, मैं क्रॉनिक पेशेंट की बात कर रहा हूँ, उसको लगता है कि पता नहीं ये चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन जैसे ही उसके अंदर सुधार आता है, अंगों में हरकत आती है, ताकत आती है, तो उसका जो मन है वो प्रफुल्लित हो जाता है जी। उसका फिर और दिल करना, मैंने देखा है, फिर पेशेंट और ज़्यादा एफर्ट करते हैं, उनको एक हौसला मिल जाता है उनके मन में कि हाँ, मैं पहले से ठीक हुआ हूँ और आगे भी जाके मैं ठीक हो जाऊँगा। तो आप ये जो बात आपने की, ये इसलिए ज़्यादा मैंने ये जो आपको बताया, क्योंकि पेशेंट क्या है, हताश और निराश जब हो जाते हैं, तो वो कई बार तो ऐसा होता है कि पेशेंट कहता है जी मैं वहाँ से भी मेडिसिन खा के आया था, वहाँ से भी, वहाँ से भी, वहाँ से भी, वहाँ तो आराम नहीं मिला मुझे, आपसे क्या मिलेगा, सब ऐसे ही हैं।
डाउट्स होते हैं उनके। हाँ बिल्कुल, और वो सही होते हैं अपनी जगह पे, इसलिए सही होते हैं कि उन्होंने अपना धन, समय और शरीर का नुकसान करवा चुके होते हैं। बिल्कुल। और दुख लगता है। मैं इसलिए भी अभी हमने थोड़ा सा ये सोचा कि क्यों ना इसको आप जैसे लोगों के साथ या जितने भी और अच्छे अच्छे जो हमारे चैनल्स हैं उनके साथ ये बात साझा की जाए जी। कि लोगों को जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। एक बार मैं इंग्लैंड गया था, वहाँ टीवी के नीचे आ रही थी एक स्ट्रिप थी, चल रही थी, एक पट्टी चल रही थी, वहाँ लिखा था किसी को सुनपन हो, अकड़न हो, किसी का एक हिस्से में एकदम से वीकनेस आ जाए, इंग्लिश में एक स्ट्रिप चल रही थी कि वो तुरंत डॉक्टर के पास जाए, उनको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, उसकी जान जा सकती है। कितना कॉमन उन्होंने इंफॉर्मेशन दी। हाँ कॉमन आता है उनके टीवी पे। तो मैं बड़ा इंस्पायर हुआ गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट से। तो मैंने वो जो थे लक्षण, वो थे ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण थे, और उसके साथ ही उन्होंने एक वर्ड लिखा था ब्रेन एंजाइना। ओके। अब ये वर्ड आपने कहीं नहीं सुना होगा। जैसे हार्ट का एंजाइना होता है, ब्रेन का भी एंजाइना। ओके। उसमें क्या है कि हार्ट के एंजाइना के बारे में पता है कि छाती भारी हुई, थोड़ा सुन्न हुआ, तो वो एकदम से हम डॉक्टर के पास भागते हैं। लेकिन जब ब्रेन का ऐसे कोई लक्षण आए तो पता ही नहीं है हमें कि ब्रेन के भी कोई लक्षण। हार्ट अटैक का सबको पता है, सही कह रहे हो आप, कि ये भारीपन, बाजू में दर्द आया, छाती में दर्द आया, पसीना आ गया एकदम से, चलो डॉक्टर के पास भागो, हार्ट अटैक हो सकता है। तो लेकिन ब्रेन के एंजाइना के बारे में किसी को नहीं पता। तो ब्रेन एंजाइना वो भी बता कर आता है। ब्रेन स्ट्रोक 80% लोगों को बता के आता है। अगर लक्षण पता हो तो हम उनको मतलब जो है बचा सकते हैं। और ये बहुत ही बड़ा एक जनहित का कार्य होगा। अब सरकार नहीं कर रही तो हमें करना चाहिए, ये हमें ये फैलाना चाहिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, यहाँ से एक छोटी सी रील निकालिए जी। वो दीजिए कि ब्रेन का एंजाइना होता है। ब्रेन एंजाइना के अगर पता होगा बारे में, 80% लोगों को हैंडीकैप होने से बचा सकते हैं, 70% लोगों को, 60-70% लोगों को मौत के मुंह में जाने से बचा सकते हैं। वो एकदम से उसको लक्षण जब आएंगे वो डॉक्टर के पास जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सुन्न हुआ, हमने थोड़ा टांग को झटका और ठीक हो गई, हमने कहा नहीं ऐसे ही है, लेकिन बार बार सुन्न हो रहा है तो ब्रेन एंजाइना हो सकता है। एकदम से वीकनेस आई, ब्रेन एंजाइना हो सकता है। आंखों के नीचे अंधेरा है, ब्रेन एंजाइना। मुंह थोड़ा सा तिरछा टेढ़ा लग रहा है, ब्रेन एंजाइना हो सकता है। निगलेक्ट नहीं करनी चाहिए बिल्कुल। एक आंख बंद नहीं हो रही, एक आंख में से एक तरफ मुंह से निकल रहा है खाना, तो कुछ भी, फेशियल पैरालिसिस भी हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है आगे जाके। और आगे जाके कुछ भी, ब्रेन का आघात, ब्रेन हेमरेज, कुछ भी हो सकता है। हमें एकदम से वो जो उसके पीछे कारण है उनको फिर जांचना जरूरी हो जाता है। तो ये ज़रूर इसको प्रचारित करना चाहिए कि हम बिल्कुल अलर्ट रहें, क्योंकि हम खा पी क्या रहे हैं, हम सब ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जो हेल्दी नहीं है। जो अगर हेल्दी कोशिश भी कर रहे हैं तो हमें आज की डेट में पेस्टिसाइड, ये वो सब, वो और पोल्यूशन, ये सब बहुत मुश्किल है अच्छा खाना और अच्छा रहने के लिए। सर, आपने मेडिसिन्स की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया, आपने सेल फोन के बारे में बताया, आपने फिजियोथेरेपी की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया, आपने सेल्फ एफर्ट्स पेशेंट को करने चाहिए उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है उसके बारे में बताया। एक चीज़ जो रह गई वो है डाइट। ऐसी क्या डाइट लेनी चाहिए, चाहे वो ट्रीटमेंट के दौरान हो, चाहे वो एज ए प्रिकॉशनरी हो, जो आपने वर्ड यूज़ किया वात रोग, ये वात रोग है, तो क्या डाइट लेनी चाहिए एक पेशेंट को? सबसे पहले कोई भी, किसी भी इंसान ने अगर हेल्दी रहना है ना, उसको खाना आना चाहिए। खाना कैसे? खाना आना चाहिए। हाँ, पहले गुरुकुल पद्धति में ये बताया जाता था। गुरुकुल चिकित्सा में 100 साल कैसे जीना, सबसे पहले ये बताया जाता था। अरे डॉक्टर इंजीनियर तो बाद में, ये अब डॉक्टर इंजीनियर पहले बनना है, चाहे वो 40 साल की उम्र में बीमार हो जाए। लेकिन खाना कैसे खाना ये आना चाहिए, शरीर को कैसे तंदुरुस्त रखना ये आना चाहिए। टाइम देखिए, अगर हम अध्यात्म की तरफ समय देते हैं तो हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। अगर हम सेहत की तरफ, सेहत को समय दें तो हमें सेहत मिलेगी। जैसे धन के लिए जो समय निकालता है उसको धन मिलता है, तो समय निकालना बड़ा ज़रूरी है। हमें 1 घंटा सुबह शाम अपने शरीर के लिए निकालना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। चाहे आप योगा करिए, चाहे आप रनिंग करिए, चाहे आप तेज सैर कीजिए, चाहे आप जो है वो एक डीप ब्रीथ ही कर लीजिए, लंबे लंबे श्वास ही ले लीजिए। तो 1-1 घंटा सुबह शाम हमें निकालना चाहिए।
और हमें खाना अच्छी तरह से चबा चबा करके लेना चाहिए। और जिनको रोग हो चुका है वो किस तरह का खाना लें? चाहे वो तो जो पैरालिसिस जिसको हुआ है उसको वात भोजन नहीं लेना, वात युक्त भोजन, आलू चावल, बहुत सारी दालें ऐसी हैं जो पूरी उसके अंदर आप रिटर्न में भी देते होंगे? हाँ, लिखी रहती है। ओके, ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जो हम अवॉइड, जो मेन चीज़ें अवॉइड करिए। लहसुन अदरक वगैरह ज़्यादा ले सकते हैं, तो अगर कभी खाना भी पड़े तो लहसुन अदरक ज़्यादा डाल के खा सकते हैं, तो वो सारा थोड़ा रहता है परहेज़, तो वो लिखा रहता है उसमें। दूसरी बात, आपने खाना अच्छी तरह चबा के खाना है, एक एक घंटा शरीर के लिए निकालना है। जो पैरालिसिस का रोगी है उसने तो उसकी एक्सरसाइज बताई हुई है, वो वहाँ अंदर भी लिखी हुई है, लिटरेचर के वीडियो भी आप यूट्यूब पे जाके उसको देख सकते हैं, हमारा चिकित्सक भी बता देता है, और आपको जो है वो कोई परेशानी या परेशान होने की उसमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो खाना है उसको खाना कैसे है? भोजन तो दे दिया कि ये खाओ, अब भोजन में से रस निकालना है, रस से रक्त मिलता है, मांस मज्जा अस्थियाँ सब बनता है, वीर्य बनता है, तो ये जो चीज़ें हैं भोजन पचेगा तो बनेंगी। तो भोजन खाना अच्छी तरह चबा चबा के खाइए, अच्छी तरह से। सर जाते जाते हमारे व्यूअर्स को बताइए कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये प्रॉब्लम हेरिडिटी हो सकती है, तो कोई अपनी आम जिंदगी में स्ट्रोक को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या मेजर्स ले सकता है? जैसे आजकल एनुअल हेल्थ चेकअप सारे करवाते हैं, तो क्या ये ज़रूरी है? और कौन से ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो कि एक पर्सन ले सकता है? देखिए, ऐसे है कि स्ट्रोक होना, अपने टेस्ट जो हैं वो आप 6 महीने बाद भी करवा सकते हैं, 3 महीने बाद भी करवा सकते हैं। जो बीपी और शुगर है, मेरे हिसाब से हफ्ते में एक बार ज़रूर, जिनको कुछ नहीं है वो हफ्ते में एक बार ज़रूर चेक करवाएं। कितने साल से ऊपर वाला पर्सन? जो आजकल तो 30 साल के ऊपर को भी करवाना चाहिए। मैंने देखे 30 साल के यंग बॉयज़, 25 साल के, उनको भी स्ट्रोक हो रहा है। ओके। तो आजकल तो 30 साल मतलब उसमें करवाना चाहिए। और अपना जो पूरा हेल्थ चेकअप है, जैसे लिपिड ये वो हमें जो है वो साल बाद भी करवा सकते हैं, 6 महीने बाद भी करवा सकते हैं। लेकिन मैं इसमें कहूँगा कि इन चीज़ों में ना पड़ते हुए अगर आप नहीं करवाना चाहते तो आप जो मैंने आपको बताया कि 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम जी, व्यायाम कीजिए, पसीना रोज़ लीजिए, थोड़ा पसीना आना चाहिए आपको, और अपना जो खाना है वो आपका बिल्कुल घर का आहार हो और ताज़ा हो। बाज़ार का भी खाना है तो वो देखिए वो बंदा कैसे बना रहा है, और ताज़ा होना चाहिए, बिल्कुल फ्रेश, और फ्रेश खाना खाना चाहिए, चबा चबा के खाना चाहिए, उसको पचाना चाहिए। खाने के बाद सैर करनी चाहिए, थोड़ी सी सौंफ लेनी चाहिए, उसके बाद चुगाली करनी चाहिए, जैसे गाय भैंस करती है। उनके पास डॉक्टर नहीं है ज़्यादा, उनको पता है कि हमने कैसे तंदुरुस्त रहना है, तो हम फटाफट खा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो हमें ये देखना चाहिए। और एक चीज़ और है, आपने बोला कि कैसे हम पैरालिसिस हो ना, जी, तो आप ये बताइए। हाँ जी। तो ये जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ ये इतनी इम्पॉर्टेंट है, अगर ये बंदा करता है तो पैरालिसिस होने की संभावना नहीं है। लेकिन ये तब कोई करेगा जब इसका पैरालिसिस का डर होगा उसको, या ऐसे रोगों का डर होगा कि अगर ये हो गए तो क्या करूँगा, इसलिए ये करो। और ये क्यों करो ये भी बहुत ज़रूरी है। कि मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ ऐसे पेशेंट्स को। एक पेशेंट मेरे पास आए, एक सज्जन आए मेरे पास, वो एक पेशेंट को लेकर के आए मेरे पास, तो कहते कि मैंने जो आप इनको लेके आया हूँ, इनके पास बहुत पैसा है, इनको पैरालिसिस हुआ है, आपका पता नहीं चला इनको, तो 10 साल हो गए हैं, आप इनका ट्रीटमेंट करिए। तो मैंने उनको बोला कि पैसे से बेटा नहीं हो सकता ट्रीटमेंट जी। अब ये 10 साल हो चुके हैं, हम ये देखते हैं कि ये कितना ठीक हो सकते हैं। फिर चलो हमने उनका 10 साल हो गए थे, उनसे बिल्कुल चला नहीं जा रहा था, मतलब वो बहुत मुश्किल से चलते थे जी। लाठी के सहारे चलते थे। तो हमने उनका 10 साल बाद भी स्टिक उनका जो है वो छूट गया। हमने ट्रीटमेंट उनका 6 महीने किया, लेकिन वो पूरी तरह ठीक नहीं हो पाया पेशेंट। अब देखिए पूरी तरह से वो ठीक नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि वो समय निकल गया जी। समय इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर ये रोग हो ही ना, जो अभी बताए हमने चीज़ें कि 1 घंटा सुबह शाम व्यायाम करना, ये करना, अगर सब लोग ऐसा करें तो किसी को पैरालिसिस नहीं होगा। और पैरालिसिस तो एक स्टेज हैंडीकैप होने वाली है, लेकिन इससे जान जाने का खतरा बहुत ज़्यादा है। आजकल ब्रेन हेमरेज कितने हो रहे हैं, तो हमें इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए। अपने शरीर को तंदुरुस्त रखना हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, हमारा पहला दायित्व होना चाहिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ इस शरीर द्वारा ही लेने होते हैं।
और ये तभी इनकी पूर्ति होगी जब हम तंदुरुस्त रहेंगे। ये एक गाड़ी है, जैसे गाड़ी की सर्विसिंग करते हैं और उस गाड़ी के ऊपर सफ़र करना होता है तो फिर हमें कोई रास्ते में दिक्कत नहीं आती और मंजिल हम तय कर लेते हैं। तो ये भी शरीर एक गाड़ी समझिए, इसकी सर्विसिंग, इसकी व्हील बैलेंसिंग, इसका पोषण, इसको कैसे ठीक रखना है इस 2 पहियों वाली गाड़ी को, ताकि हम अपने जो चारों पुरुषार्थ हैं और अपना जीवन जो है हम पूरा सफल बना पाएँ इसी शरीर से, क्योंकि ये शरीर इतना इम्पॉर्टेंट है। तो इसकी इम्पोर्टेंस को समझिए। ईश्वर ने आपको 84 लाख योनियों के बाद इसको दिया है। अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस समझेंगे तो हमें भगवान भी हमारे ऊपर खुश होंगे कि ये मेरी बनाए हुए इस शरीर की जो है वो पूरी इम्पोर्टेंस समझ रहा है। तो बहुत सुखद एहसास होगा अगर हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमारा जो जीवन है, अगर निरोगता भरा जीवन अगर हम जिएंगे, हमें कोई रोग नहीं होगा और हम पूरा आनंद जो है वो इससे ले सकेंगे। इससे बड़ी क्या चीज़ है।